नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। जोहर झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। झारखंड के पारा शिक्षकों की आज शिक्षा मंत्री के साथ अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण, वेतनमान सहित तो कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इस बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पारा शिक्षकों के दोनों गुटों के नेता को इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। बैठक में पारा शिक्षकों के 8 प्रतिनिधि मंडल मौजूद हैं। दरअसल राज्य में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पारा शिक्षक पर लिया जाने वाला फैसला सबसे ज्यादा रोड़ा बना हुआ है। नई शिक्षा नीति में पारा शिक्षकों के लिए कोई जगह नहीं है। नई शिक्षा नीति कहती है कि किसी भी राज्य में अब पारा शिक्षक नहीं रहेंगे, लिहाजा सरकार को अब आर या पार का फैसला करना ही होगा। अब इस मामले को लटका कर रखे जाने का सीधा मतलब होगा कि राज्य सरकार केंद्र से मिलने वाली कई अनुदान की राशि से हाथ धो सकती है। पारा शिक्षकों का वेतनमान में 65% हिस्सा केंद्र जबकि 35% हिस्सा राज्य सरकार देती है। ऐसे में आज की बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। साफ आ रहा दिख रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। देवघर में जसीडीह थाना क्षेत्र के टाभा घाट में कुएं से एक 16 साल की लड़की का शव बरामद किया गया है। इसके बाद गांव में हंगामा मचा हुआ है। मृतक 2 दिनों से लापता थी, जिसकी रिपोर्ट जसीडीह थाने में भी दर्ज कराई गई थी। कुएं से शव बरामद होने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि 2 दिन पहले उसे गांव के ही 2 लोग बुलाकर ले गए थे, जिसके बाद से वो लापता थी। परिजनों ने 2 लोगों के नाम भी दिए थे, लेकिन पुलिस ने जांच में लापरवाही दिखाई। परिजनों के दबाव के बाद पुलिस ने एक आरोपी के बेटे को हिरासत में लिया है, लेकिन एसपी को बुलाने की मांग पर ग्रामीण अड़े हुए हैं और शव उठाने नहीं दे रहे। इधर पुलिस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं दिख रही है। फिलहाल मौके पर तनाव कायम है। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि परिजनों ने 2 लोगों पर आरोप लगाया था जिसने लड़की को बुलाया था। इन दोनों ने लड़की को बुलाकर बाहर लेकर गए थे और उसके बाद से ही वो लड़की लापता थी और अब उस लड़की का शव मिला है। मनीष दुबे हमारे साथ देवघर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या कुछ है, पुलिस क्या कह रही है इस मामले को लेकर? देखिए, पूरा मामला जो है 2 दिन पहले ही शबनम प्रवीण जो है गांव से लापता हो गई थी, जिसके बाद फिर लगातार पुलिस के द्वारा थाने में जाके इसकी लिखित शिकायत भी दी गई। उसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई करने के बावजूद उसी के घर वाले से पूछताछ कर रहे थे, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने वहां जब सबको लेके जाने के लिए पहुंचे थे पुलिस, तो उन लोगों को खदेड़ दिया और परिजनों के द्वारा कहा गया कि जब हम 2 दिन से आपके पास आ रहे हैं तो क्यों नहीं कार्रवाई की गई, क्यों नहीं मेरी बच्ची को खोजा गया, जिसके बाद आज जो है कुएं से सबको निकाला गया था। जी मनीष, लेकिन सवाल यह भी है, अगर लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, अगर लोगों ने पुलिस को यह जानकारी दी थी कि 2 लोग लड़की को बुलाकर ले गए थे, तो आखिर पुलिस ने समय रहते उन दोनों से पूछताछ क्यों नहीं की? ये तो बड़े सवाल हैं। बिल्कुल, ये पुलिस की कार्रवाई पे बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि जिस तरह से 2 दिनों से शबनम प्रवीण लापता थी, उसके बावजूद पुलिस उसको खोजने के बजाय जो है उसके घर वाले पर ही प्रेशर बनाया जा रहा था कि देखो ये कहीं पे लड़की यहीं कहीं होगी या किसी के घर चली गई होगी। तो ये पुलिस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। क्या सीनियर अधिकारियों ने कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि जो लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि एसपी खुद मौके पर आए। लोगों का मकसद ये भी हो सकता है कि पुलिस की लापरवाही के बारे में वो एसपी को जानकारी दे। बिल्कुल, ग्रामीणों का और उसके परिजनों का ये कहना था कि जब तक देवघर एसपी वहां नहीं पहुंचते हैं तब तक जो है लाश को उठाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन वहीं पुलिस कुछ भी मीडिया को कहने से अभी फिलहाल बच रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जामताड़ा से होकर कोयले का अवैध कारोबार जारी है। नाला दुमका मुख्य सड़क के पालन गांव के पास एक ट्रक के पलटने से इस काले कारोबार का खुलासा हुआ। ये ट्रक
वीर कुल्टी कपिस्टा पश्चिम बर्धमान से लोड हुआ था और इसे सिलीगुड़ी भेजा जा रहा था। इसी क्रम में संतुलन खोने पर पलन गांव के पास तीखा मोड़ पर सड़क किनारे गिर पड़ा। ट्रक पलटने के बाद ड्राइवर और खलासी भाग गए। वहीं नाला थाना की पुलिस ने ट्रक को अपनी सुरक्षा में ले लिया। इधर ट्रक और कोयले के सभी चालान जाली होने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गाड़ी जो टिल्ट होके जो पलटी मारा है, एक भी कोयला बाहर नहीं निकला है। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो तिरपाल जिस तरह बांधा गया है, वो कितना मजबूती से तिरपाल को बांधा गया है ताकि कोयला ना दिखे। ये तो माने ये समझ लीजिए कि ये दुर्घटना हो गया, नहीं तो हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि कोयला पार हो रहा है। इस तरह का जो टाइम किल किया जा रहा है इस गाड़ी को उठाने में, मुझे जो लग रहा है शायद इस गाड़ी को, अवैध गाड़ी को वैध करने के लिए, माने इस इलीगल ट्रक को लीगल करने के लिए कहीं ना कहीं चालान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। धनबाद जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत मामले की जांच में सीबीआई की टीम जुटी हुई है। ऑटो से टक्कर मारने वाले घटनास्थल की जांच करने सीबीआई की टीम पहुंच गई है। इस दौरान रणधीर वर्मा चौक पर घटनास्थल की विशेष जांच की जा रही है। जज की मौत हत्या है या हादसा, इसका साक्ष्य जुटाने में सीबीआई की टीम लगी हुई है। आपको बता दें कि 28 जुलाई को जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर मारने से मौत हो गई थी, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुए थे। एसआईटी के बाद अब सीबीआई मामले की जांच कर रही है। फिलहाल सीबीआई इस घटना को हत्या मानकर चल रही है। तो 28 जुलाई को ऑटो ने टक्कर मारी थी जिसमें जज की मौत हो गई थी और अब सीबीआई को जांच का जिम्मा दिया गया है। जज मौत के जांच की जिम्मेदारी अब सीबीआई को है। सीबीआई जांच में जुटी हुई है और सवाल यही है अब तक कायम कि क्या ये हादसा था या फिर हत्या। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ऑटो ने टक्कर मारी और उसके बाद जज उत्तम आनंद की मौत हो गई। संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा गया है, कहां तक पहुंची है जांच और क्या अब तक कुछ निष्कर्ष निकल पाया है? फिलहाल तो सीबीआई के 20 सदस्यीय टीम जो है धनबाद में गुरुवार से ही यहाँ पर कैंप कर रही है। सबसे पहले तो धनबाद थाने में उन्होंने जितने भी फाइलिंग की हुई थी एसआईटी के द्वारा, उन कागजातों को इकट्ठा किया और अब जो है सो धरातल पर काम करना शुरू किए हैं। कल जो है सो जो आरोपित है जज के मामले में, उनको रिमांड पर 5 दिन का लिया और आज जो है घटनास्थल पर जहाँ जज की मौत हुई थी उसका मुआयना कर रहे हैं। वहाँ पर सीबीआई के 5-6 सदस्य से अधिक लोग जो वहाँ पर कैंप कर रहे हैं और साथ ही साथ बैकनिंग कर दी है ताकि उनको जांच में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। हालांकि जो जानकारियां मिल रही है सूत्रों से, वो बता रहे हैं कि सीबीआई इसको जज की मौत को जो है हत्या मानकर चल रही है और इसी बिंदु पर वो जांच कर, और इसीलिए हर एक बिंदु को वो खुद से जांच करे। एसआईटी की जो जांच की थी उसके अलावा जो है तो अब वो नए सिरे से जांच कर रहे हैं आखिर जज की जो मौत हुई है वो किस दिशा में हुई है, आखिर वो जो सुनवाई कर रहे थे हाई प्रोफाइल मामले में उन बिंदुओं को लेकर कहीं तो ये घटना नहीं हुई है और जो 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ करें क्या उनको हायर तो नहीं किया गया था इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए। संजय, घटनास्थल पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है, सीबीआई क्या कह रही है? अगर शुरुआती जांच की बात करें तो क्या इस बारे में कोई जानकारी मिली है? फिलहाल तो सीबीआई के जो भी अधिकारी है वो मीडिया से फिलहाल दूरी बनाए हुए हैं और कुछ भी वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि मीडिया से भले ही वो बात नहीं कर रहे हैं लेकिन जज की जो मौत हुई है उसको हत्या मान के कर रहे हैं और यही कारण है कि एसआईटी के जो टीम जांच की है उनको देखते हुए वो खुद से भी उन स्पॉटों को जांच कर रहे हैं और एक एक चीज बारीकी से जांच कर रहे हैं और खुद से वो फोटोग्राफ सहित फॉरेंसिक चीजों को भी देख रहे हैं कि कहीं कोई चूक तो एसआईटी से नहीं हुई है जो उनको कोई माइलेज दे दे और जो जज की जो मौत हुई है उन पर उद्भेदन में काम आ जाए। संजय, जिस तरीके से अगर पूरे मामले को देखें तो विपक्ष ने कई सवाल उठाए थे, जो तत्कालीन एसपी हैं उन पर भी सवाल उठे थे, उनकी भूमिका को भी संदेह में खड़ा किया गया था। इसके साथ ही और भी कई सवाल उठे थे। तो क्या ये माना जाए
कि सीबीआई जांच होने के बाद से तमाम सवालों से पर्दा उठ पाएगा? जी हाँ, यही बात है कि राज्य सरकार के जो अपनी एसआईटी की टीम थी उन पर विपक्ष को भी विश्वास नहीं था। कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कल भी जो है तो तलखी सरकार को दी है कि आपके यहाँ से जरूर कोई ना कोई चूक हुई है, क्योंकि जजों की सुरक्षा को लेकर जब आपको मालूम था कि कोयला नगरी ये कोयल माफिया का जगह है तो यहाँ पर उन्हें क्यों नहीं सुरक्षा दिया गया। और अब जो चलते हुए जज की मौत हुई है तो इससे कहीं ना कहीं प्रमाण हो रहा है कहीं ना कहीं प्रशासन से कोई चूक हुई है जिसके कारण जज की मौत हुई है। और यही कारण है कि सीबीआई जो है एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं और वो हत्या के एंगल को ज्यादा देख कर चल रहे हैं ताकि उनको ये विश्वास हो सके कि जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं या फिर जो कुछ हो रहे हैं वो अपनी तरीके से जांच करने में जुटे हुए हैं। लेकिन संजय, अगर हम सीसीटीवी फुटेज को देखें तो किस तरह से ऑटो आता है और साइड में मॉर्निंग वॉक कर रहे जज उत्तम आनंद को टक्कर मारते हुए निकल जाता है, तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं, तमाम जो साक्ष्य अभी तक सीबीआई के हाथ लगे हैं, सीबीआई क्या कह रही है? क्या स्थानीय पुलिस या एसआईटी ने जहां तक जांच को पहुंचाया था, सीबीआई उस जांच से संतुष्ट दिख रही है और क्या उसी दिशा में जांच की जा रही है? फिलहाल तो जो सीबीआई की टीम है एसआईटी जहां जहां जांच की थी उन जगहों को देख रही है और कहीं ना कहीं उनकी संतुष्टि नहीं है। यही कारण है कि घटनास्थल को वो खुद से मुआयना कर रहे हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि वो सीन क्रिएट भी करे और किस तरह से ऑटो ने उन्हें टक्कर मारी थी उसको भी देख कर चलेंगे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो आई थी उसमें साफ दिख रहा था कि सीसीटीवी में ऑटो जो है सो जज को टारगेट करते हुए जो साइड में चल रहे थे टहल रहे थे उनको टारगेट किया था। साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से टारगेट कर टक्कर मारी गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और धनबाद में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में रांची में विपक्षी बीजेपी जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक पर बीजेपी रांची महानगर युवा मोर्चा की ओर से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार को छात्र विरोधी बताते हुए राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। महानगर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की है। उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, तो ये जो सरकार का तानाशाही रवैया है, लोग अपने अधिकारों के लिए मांग भी नहीं कर पा रहे हैं, ये सरकार उन पर लाठीचार्ज करने का काम कर रही है। तो हम लोग आज युवा मोर्चा के माध्यम से सरकार को यह बताना चाहते हैं कि आपकी तानाशाही का रवैया झारखंड में नहीं चलेगा। आज का युवा आपके किए गए गलत कामों को बर्दाश्त नहीं करने वाला है। उसको लेकर युवा मोर्चा रांची महानगर आज सड़कों पर उतरी है। छात्रों पे लाठीचार्ज और उस पे अत्याचार करना ये बहुत शर्म की बात है और युवा मोर्चा आज प्रदर्शन कर रही है और भाजपा पूरे झारखंड में इसके विरोध में प्रदर्शन करेगी, क्योंकि महिलाओं की सम्मान की बात है। जो मुख्यमंत्री सम्मान नहीं दे सकते वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। कोरोना के खिलाफ नेटवर्क 18 की मुहिम रंग ला रही है। इस जंग में आज देश जीत की तरफ एक पायदान और आगे निकल गया। अब हमारी जीत सुनिश्चित है। एक वक्त था जब हम मंजिल से दूर थे, लेकिन चंद महीनों के अंदर ही देश ने टीकाकरण के 50 करोड़ लक्ष्य को हासिल कर लिया। यकीन मानिए, अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो वैक्सीनेशन के मामले में वक्त से पहले ही अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। कोरोना के खिलाफ एक है हिंदुस्तान। देश में 50 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन। कोरोना के खिलाफ एक है हिंदुस्तान, ये हमने साबित कर दिखाया है। हमने दुनिया को दिखा दिया कि कोई भी लक्ष्य भारत के लिए नामुमकिन नहीं है। अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए जब भारत में पहली बार इसी साल 16 जनवरी को कोविड-19 वैक्सीन की शुरुआत की गई थी और महज 6 महीने के अंदर देश ने 50 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड कायम कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने खुद ट्वीट कर इसको बताया और इसे ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि कोविड के खिलाफ जंग में ये एक मजबूत पहल है। जल्द ही ये आंकड़े और बढ़ेंगे। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत सभी नागरिकों को वैक्सीन मिले।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। देश ने टीकाकरण में 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने इसके लिए समस्त देशवासियों और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई देते हुए धन्यवाद किया। आपको बता दें कि कोरोना पर काबू पाने के लिए पूरे देश में सरकार की तरफ से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नेटवर्क 18 भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। फिल वक्त देश में फिलहाल 3 टीके उपलब्ध हैं, जिनमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका का कोविशील्ड, भारत बायोटेक का कोवैक्सीन और रूसी स्पुतनिक भी शामिल है, जो 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी वयस्क नागरिकों के लिए उपलब्ध है। सरकार की तरफ से भी लोगों को मुफ्त टीका दिया जा रहा है। बच्चों के लिए भी टीके का ट्रायल अपने फाइनल स्टेज पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर सब कुछ सही रहा तो अगले कुछ महीनों में बच्चों के लिए भी टीका उपलब्ध हो जाएगा। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि देश में चल रहे टीकाकरण अभियान को कामयाब बनाने में राज्य सरकारों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। खासकर देश के 5 राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 18 से 44 साल की उम्र के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका दिया जा चुका है। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में वैक्सीनेशन की रफ्तार और तेज होगी और टीकाकरण के मामले में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में पहले नंबर पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक की संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। और अब देखते हैं